दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे वैज्ञानिक निरंतर इस ब्रह्मांड को स्टडी करने में लगे रहते हैं। अपनी रोजमर्रा के जीवन को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास, अपनी इस दुनिया के बारे में तो सभी चीजें जानते ही हैं। हर एक घटना के पीछे हमारा फिजिक्स हमें एक जवाब दे देता है, लेकिन जब भी हम अपनी धरती से बाहर की दुनिया को देखते हैं तब हमारा ये घमंड टूट जाता है। इस ब्रह्मांड में कई बार हमें कुछ ऐसे घटनाएं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जिसे हमारा मॉडर्न साइंस भी सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, और ये हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाता है। दोस्तों, आप हमारे पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज के सीरीज को काफी पसंद करते हैं, और इसी कारण इस सीरीज के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे, जैसा कि इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक रह गए थे। तो आखिर क्या है ये ऑब्जेक्ट और क्या है इस चीज के पीछे की मिस्ट्री, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। साल 2009 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट रे नॉरिस और उनकी टीम ने एक डीप स्काई सर्वे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम था द EMU प्रोजेक्ट, यानी कि एवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है जिसे एस्केप टेलीस्कोप यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर का यूज करके पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर को डीपली स्टडी करना है। इस प्रोजेक्ट में अभी प्रेजेंट में टोटल 400 वैज्ञानिकों की एक टीम काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है रेडियो एस्ट्रोनॉमी के जरिए गैलेक्सी एवोल्यूशन, कॉस्मोलॉजी, गैलेक्सी क्लस्टर, द गैलेक्टिक प्लेन और रेडियो स्टार्स की पढ़ाई करना और उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना। एस्केप, जो कि कई रेडियो टेलीस्कोप्स का एक एरे है, ये रेडियो टेलीस्कोप्स हमें इस ब्रह्मांड की बहुत ही शार्प रेडियो इमेजेस देती है। अब मान लीजिए कि आप इन रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करके यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, और तभी आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाते हो। वो ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा अजीब है कि आप उसका नाम ऑब्जेक्ट WTF रखते हो, यानी कि व्हाट द। कुछ ऐसा ही हुआ था सितंबर 2019 में, जब एस्ट्रोनॉमर एना कैपिंस्का EMU प्रोजेक्ट के द्वारा जमा की गई डेटा को ऑब्जर्व कर रही थी। इस डेटा को एस्केप के नए एडवांस रेडियो टेलीस्कोप से कलेक्ट किया गया था। उन्होंने देखा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ऐसा वियर्ड ऑब्जेक्ट है जो घोस्टली सर्कल शेप का है, और ये ऑब्जेक्ट केवल रेडियो सिग्नल्स को एमिट कर रहा है। लेकिन इस चीज की खासियत ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिग्नल्स को ही एमिट कर रहा था। अब इसका मतलब क्या है? चलो मैं आगे आपको समझाता हूं। इस डिस्कवरी के कुछ दिनों बाद ही एक और टीम मेंबर एमिल लेंक को भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट मिला जो कि इससे भी ज्यादा डरावना था। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्यों है, इसके बारे में कई एक्सप्लेनेशन सामने रखने के बाद भी आज भी EMU के रिसर्चर्स इसको स्टडी करने में लगे हुए हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट्स आए कहां से हैं। EMU प्रोजेक्ट के शुरुआत से ही वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि इस अननोन रीजन का एक्सप्लोरेशन हमें कई अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज की ओर ले जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी जल्द ही ये अजीब ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ORC, यानी कि ऑड रेडियो सर्कल्स, और ये हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका डिस्टेंस लगभग उतना ही है जितना हमसे द लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड दूर है, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम नाइट स्काई में भी साफ साफ बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, बशर्ते हमें विजिबल लाइट नहीं बल्कि रेडियो वेव्स में नाइट स्काई को देखना होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब भी हम इंसान ये सोचते हैं कि हम इस यूनिवर्स के बारे में तो सब कुछ जान चुके हैं, और तभी हमारे पास कुछ ऐसी डिस्कवरी सामने आ जाती है जो हमारे इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ देती है। उदाहरण के लिए साल 1995 में 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की ओर एक छोटे से पॉइंट जितनी जगह पर, फॉर एग्जांपल इस 5 रुपए के सिक्के में इस शेर के आंख जितने पॉइंट में फोकस किया गया, और उसके बाद वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर सब चौंक गए थे। इतने छोटे से रीजन में साइंटिस्ट को लगभग 3000 गैलेक्सीज मिले जिनमें अरबों सितारे मौजूद है। इस इमेज को नाम दिया गया द हबल डीप फील्ड।
इससे पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटी सी जगह पर इतने सारे गैलेक्सीज मौजूद हो सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि इस पूरे यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज मौजूद होंगे। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमने आज तक कितना कुछ डिस्कवर किया है, लेकिन हमें आज तक यहाँ पर ऐसे सिर्फ 4 ही ORCs मिले हैं। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि मे बी ये ऑब्जेक्ट्स और कुछ नहीं बल्कि टेलीस्कोप्स के द्वारा किया गया कोई एरर होगा, लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरे और मर्किंसन वाइड फील्ड एरे ने भी इन ऑब्जेक्ट्स को कंफर्म किया, तब सभी गहरे सोच में पड़ गए। अब आखिर इन ऑब्जेक्ट्स में ऐसा भी क्या रहस्य छिपा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स केवल और केवल रेडियो वेव्स को ही एमिट करती है, और जब रेडियो टेलीस्कोप्स की जगह दूसरे टेलीस्कोप्स को इनकी ओर पॉइंट किया जाता है, तब ये एकदम से इनविजिबल हो जाते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद बाकी सभी चीजें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ते ही हैं। उदाहरण के लिए हमारे सूरज को देखिए, जो कि विजिबल लाइट में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम इसे इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज या फिर रेडियो वेव्स में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चाहे आप किसी गैलेक्सी को देखो या फिर किसी नेबुला को, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए हमें इनसे आने वाले लाइट के सोर्स का पता चलता है। बट जब हम इन ORCs को देखते हैं तब हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक सिमेट्रिकल सर्कल शेप के रिंग की। मतलब ये चीज जो कुछ भी है हमारे एस्ट्रोनॉमी में कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट है, और इसे समझने के लिए हमें एक कंप्लीटली न्यू एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। अब बात करें ORC 1, 2 और 3 की, तो ये हमें EMU सर्वे में लिए गए इमेजेस में ही मिले थे, लेकिन ORC 4 हमें मिला भारत के पुणे में बने जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप से लिए गए आर्काइवल डेटा में, जिसे मार्च 2013 को ही लिया गया था, लेकिन उन्हें मिड 2020 में डिस्कवर किया गया। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक ऐसे और भी कई ऑब्जेक्ट्स को अपने टेलीस्कोप में कैप्चर किए होंगे, लेकिन हमने आज तक उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं किया है। अब ये चारों ORCs भी भले ही दिखने में काफी सेम हो, लेकिन इनमें भी काफी अंतर है, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को और परेशान कर रही है। इनमें से ORC 1 और 4 इन दोनों में सेंटर के पास में विजिबल स्पेक्ट्रम में गैलेक्सी देखा जा सकता है, जबकि बाकी के 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चारों में से 3 ऑब्जेक्ट्स में हम एक रिंग को भी साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन वहीं पर ORC 3 हमें देखने में एक रिंग नहीं बल्कि एक डिस्क की तरह लगता है। इन चारों में से ORC 2 और 3 एक दूसरे के काफी पास पास है, मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक ही ओरिजिन से बने हो, जबकि ORC 1 और 4 दोनों को अलग अलग इवेंट्स में खोजा गया था। ये सारे डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्ट्स को सही से समझने में और भी ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा कर रही है। हम जितना इसके बारे में जान रहे हैं, ये हमें उतना ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। नवंबर 2020 में EMU के टीम ने अपने खोजों को एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, जहां वो इन ORCs के लिए कुछ पॉसिबल रीजंस दिए हैं, जिनमें से कुछ ये है। पहली पॉसिबिलिटी है कि शायद ये ORCs असल में SRN है, मतलब सुपरनोवा रेमिनेंट्स है। जब एक स्टार में सुपरनोवा होता है तो उसके अंदर का सारा मटेरियल एक विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फैल जाता है और एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को भी हम अलग अलग स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन चारों में से एक ORC SRN हो सकता है, और इस बात की पॉसिबिलिटी के चांसेस है 0.05%। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये कोई गैलेक्टिक प्लैनेटरी नेबुला हो सकती है, क्योंकि ये भी रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं और डिस्क शेप के होते हैं, जैसा कि ORCs हैं। हमारे सूरज जैसे छोटे स्टार्स अपने अंत के बाद ऐसे नेबुलास को फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इन नेबुलास में थर्मल एमिशन यानी कि गर्मी से रेडियो वेव्स एमिट होते हैं, और इस कारण इनका स्पेक्ट्रल इंडेक्स ORCs की तुलना में काफी ज्यादा हाई होती है। इन सिंपल वर्ड्स, ये ORCs से मैच नहीं खाते। EMU की टीम इसके अलावा भी कहती है कि मे बी ये ऑब्जेक्ट्स कोई स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी या रिंग गैलेक्सी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ऐसा कोई भी गैलेक्सी बहुत ज्यादा मात्रा में विजिबल लाइट्स को एमिट करता है, जो कि ORCs में है ही नहीं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद ये सर्कल्स असल में आइंस्टाइन रिंग हो सकते हैं। आपने आइंस्टाइन रिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। आइंस्टाइन रिंग जो कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण बनता है,
जब एक सोर्स, लेंस और ऑब्जर्वर एक पाथ में होते हैं तो ये फिनोमेना क्रिएट होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओआरसीज के केस में उस आइंस्टाइन रिंग को भी लगभग पूरी तरह सिमेट्रिक और बैकग्राउंड से परफेक्टली अलाइंड होना होगा, ताकि इन दोनों में यानी कि सोर्स और लेंस में कोई अंतर देखने को ना मिले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 100 बात की एक बात यह है कि हमारे पास फिलहाल तक इन ऑड रेडियो सर्कल्स का कोई भी सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि हमें यह बता सके कि ये ऑब्जेक्ट्स असल में क्या है और ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ रशियन एस्ट्रोनॉमर्स ये कह रहे हैं कि शायद ये ओआरसीज कुछ और नहीं बल्कि वर्म होल्स है। लेकिन अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में? क्या ये रहस्यमय चीज कोई गैलेक्सी है, कोई वर्म होल है, या कोई नेबुला है, या फिर कुछ और? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।